के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी सीएससी आईएएस हिंदी में, जहां आपको मिलती हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड बताने वाला हूं। जो मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाया था 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। तो इस वीडियो में मैं पूरा जीरो से एकदम एडवांस लेवल की जानकारी आप लोगों को दूंगा। जैसे इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, कब दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोगों को बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वह सभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आईएएस की फैमिली बन गए हैं आप सब, तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब फैमिली 1000 सब्सक्राइबर के साथ। ठीक, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं, अभी आप लोग 12th में होंगे या 12th पास होंगे, तो आपके पास अभी देख लो अगर 12 10th में पास हो तो आप लोग जाएंगे बीए में। बीए में एडमिशन लेना है आप लोग, अगर अभी यूपीएससी करना चाहते हो तो। जैसे बीए 4 साल का हो गया है, ठीक, 4 साल का हो गया तो अभी आप लोगों के पास शेष 4 ईयर आपके पास बचा है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है आप लोगों को। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप 10th 12th या 11th में हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, हर एक स्टूडेंट देख सकता है यह वीडियो जो आने वाले समय में बीए में जाने वाला है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके थोड़ा बेसिक जानकारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप लोगों को यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर एक पेपर होता है जिसका नाम है सीएससी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में कई पेपर होते हैं, जैसे सीडीएस एनडीए। तो इनमें से एक सबसे पावरफुल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसके द्वारा हम लोग आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआर जैसे ऑफिसर्स बनते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। सबसे पहले यूपीएससी एक भारत का सबसे बड़ा संस्था है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कराता है। इसमें सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सब टॉप लेवल के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानें, यूपीएससी के अंदर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी के अंतर्गत ही हम लोग आईएएस आईपीएस आईआर या आईएफ जैसे ऑफिसर या पदों पर जाते हैं। पेपर के हिसाब से जितना रैंक आपका आएगा इसी के हिसाब से आप लोगों का पोस्ट दिया जाएगा। आज मैं बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोगों को कितना रैंक लाएंगे तो आप लोग आईएएस बन जाएंगे। किस कास्ट के लोग, मतलब किस जाति के लोग आप लोग कितना कास्ट लाएंगे, जैसे ओबीसी जनरल एससी एसटी वालों को कितना रैंक लाना होता है आईएएस बनने के लिए। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं, सबसे पहले कौन दे सकता है यूपीएससी। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि कौन दे सकता है यूपीएससी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में अलग अलग वर्गों के लिए कुछ छूट मिलती है उम्र के बारे में। जैसे अगर आप लोग जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 21 साल से 32 साल का उम्र होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं बट आप लोग 21 ईयर अभी नए हुए हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। अगर 32 साल से आप ऊपर हैं तो भी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं जनरल वाले स्टूडेंट। अब बात करते हैं ओबीसी वाले। अगर आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग किस कास्ट के हैं, ओबीसी एसटी एसटी जनरल ईडब्ल्यूई, इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं ओबीसी का जो उम्र है वो भी 21 साल से 35 साल है। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे
वहाँ 3 साल का ओबीसी वालों को छूट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाता है, जैसे कि वहाँ पर 37 साल है, यहाँ पर 32, 35 और 37 साल। ठीक, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 21 से 32 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप लोगों का 21 से 35 साल के बीच का उम्र होना चाहिए। अगर आप लोग SC ST से हैं तो आपसे 21 और 37 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। आशा इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रीम IAS जरूर लिखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक, तो वहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पर मैं इसको काट दिया हूँ। ठीक, अब बात करते हैं कितनी बार हम लोग UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जीवन भर आप ही लोग नहीं ना UPSC का एग्ज़ाम देंगे, बाकी भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं UPSC के लिए। तो अब आता है बात कितनी बार हम लोग UPSC CSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो जनरल का स्टूडेंट है, जनरल का स्टूडेंट वह 6 बार इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसमें एक बात जो है बहुत गौर से समझने वाली है, जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को भर देता है और एग्ज़ाम देने नहीं जाता है तो इसका यह अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जनरल का स्टूडेंट 6 बार एग्ज़ाम को दे सकता है और फॉर्म भरकर नहीं देने जाता है तो इसका काउंट नहीं होता है। तो OBC का स्टूडेंट जो रहेगा वह 9 बार एग्ज़ाम को दे सकता है, मतलब 9 अटैम्प्ट आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर OBC से हैं तो। अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं SC ST वाले स्टूडेंट अनलिमिटेड एज लिमिट तक दे सकते हैं। मतलब इसका क्या है, आप लोग जैसे कि पिछले मैंने बताया 21 से 37 साल आपका उम्र होना चाहिए SC ST वालों के लिए। तो जब तक आपका उम्र ख़त्म नहीं होता तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यह SC ST वालों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगता है, मतलब पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अदर एग्ज़ाम की बात करें, जैसे SSC, रेलवे, ग्रुप D, ये सब 10th और 12th लेवल के ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन UPSC में आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोई भी डिग्री लेना चाहिए, जैसे BA, BSc, BCom, BTech, एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तभी मैंने बोला अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC मतलब IAS बन सकते हैं। बस आप लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप भी अभी मैं आगे बताऊँगा कि आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात के बारे में। जैसे अब हम लोग जानेंगे UPSC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसे कि आप सब लोग जान रहे होंगे UPSC CSC का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। UPSC में 3 एग्ज़ाम होता है, पहला प्रीलियम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो अब आप लोग सोचिए एक बार, जैसे कि आप सब लोग मेरा वीडियो देखे होंगे 12वीं के बाद वाला, तो आप लोगों को इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस वीडियो में इतना एडवांस लेवल की बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को और किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। ठीक, इसमें जो प्रीलियम एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला GS1 का पेपर, दूसरा CSAT का पेपर। ये दोनों पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे पूरे डिटेल के बारे में। तो मेंस में जो एग्ज़ाम होता है इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, 7 मेरिट वाले पेपर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इस वीडियो में कंटेंट को लाया हूँ। ठीक, अब बात करते हैं जो प्रीलियम एग्ज़ाम होता है वह कैसा होता है, मतलब इसमें क्या करना होता है। ये जो प्रीलियम एग्ज़ाम होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, मतलब
आप लोगों को ओएमआर शीट में फिल करना होता है। इसमें समय की बात करें तो 2 घंटा आप लोगों को समय मिलता है, 2 घंटा का 200 अंक का होता है वह पेपर, ठीक। जीएस पेपर 1 जैसे इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होता है और अंक की बात करें तो 200 अंक होता है इसमें। अब इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है और समय की बात करें तो 2 घंटा आप लोगों का समय मिलता है, जो कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन हल करना होता है। इसमें एक बात और ध्यान देंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर एक सवाल गलत करेंगे तो आप लोगों का 3.5 पॉइंट कट जाता है मार्क्स, ठीक, अंक कट जाता है। तो आप लोग इस प्रीलिम एग्जाम में दूसरा पेपर जो होता है इसका नाम है सीसैट पेपर। इसमें 80 क्वेश्चन होता है, जैसे कि ऊपर जीएस वाले में 100 क्वेश्चन था, इसमें 80 क्वेश्चन है। इसमें अंक सेम रहेगा, 200 अंक इसमें, 200 अंक इसमें, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का अंक होता है वह 2.5 अंक हो जाता है, 2.5 अंक हो जाता है। इसमें जो जीएस का पेपर 1 है इसमें 2 अंक होता है। इसमें समय की बात करें तो समय सब सही रहेगा, बस इसमें आप लोगों को क्वेश्चन 80 हो जाता है और अंक 2.5 अंक हो जाता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। प्रीलिम एग्ज़ाम ओएमआर शीट वाला होता है, मतलब आप लोगों को ट्रिक लगा कर आना होता है। एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से आप लोगों को एक करना होता है। अगर आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखें तो ये जाकर देख लीजिएगा, इसमें मैं बहुत विस्तार से बताया हूँ, ठीक। प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर जीएस 1 और सीसैट, 80 क्वेश्चन सीसैट में, 100 क्वेश्चन प्रीलिम एग्जाम में और 200 अंक इसमें होता है, 200 अंक इसमें भी, सीसैट में भी। इसमें अंक की बात करें तो 2 अंक जीएस पेपर 1 में होता है और 2.5 अंक सीसैट में होता है। और समय की बात करें तो इसमें 2 घंटा इसमें और सीसैट में भी 2 घंटा आप लोगों को मिलता है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर चुके, अब बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आप लोगों को भी लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए यूपीएससी करना चाहते हैं तो अब आता है मेंस का एग्ज़ाम। जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे, मेंस का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसमें लिखना होता है आप लोगों को। जो 9 पेपर इसमें होता है ना, इसमें सभी में आप लोगों को लिखना होता है, कम नहीं, लेकिन 6 घंटे एक दिन में आप लोगों को लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड पाली में आप लोगों को लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को जो 2 पेपर लैंग्वेज का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज पेपर। एक होता है इंग्लिश का, चाहे आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन आप लोगों को एक पेपर देना होगा जिसका नाम है इंग्लिश का पेपर, कंपलसरी इंग्लिश। इसमें बात करें तो 300 अंक का होता है, 300 अंक का होता है। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा होता है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो भी मेंस का एग्ज़ाम है वह सभी 3 घंटे का होता है। और इसमें अंक की बात करें तो अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एक होता है इंडियन लैंग्वेज, जो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का एक विस्तार से बताया गया, इसमें से किसी एक भाषा को आप सब ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं क्योंकि इनका मदर टंग हिंदी है, इसलिए आप लोग इस भाषा को लेने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग इसमें बात करेंगे तो ये भी सिर्फ इसमें पास करना होता है आप लोगों को, यह पेपर में पास करना होता है। इसमें जैसे कि सीसैट में 33% लाना था ना, लेकिन इसमें 25% लाना होता है मार्क्स। इसके बाद आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें अंक की 300 अंक 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे इसमें आप लोगों को समय दिया जाता है। आशा है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब पर जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग बात करते हैं अब सिलेक्शन पेपर के बारे में। इस एक हिस्से का पेपर होता है जो इसे निबंध कहते हैं। निबंध, इसमें आप लोगों को 2-4 टॉपिक दे देगा, इसमें से आप लोगों को किसी एक पर निबंध लिखना होता है। इसमें अंक की बात करें तो 250 अंक होता है एक पेपर के लिए। इसमें समय की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 3 घंटा इसमें मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन या सवाल को करने के लिए। तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वह ये 2 पेपर है। जीएस का पेपर, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। इसके बारे में आप लोगों को भी बताऊंगा कि GS 1 में कौन सा पेपर पढ़ना होता है और GS 2 में कौन सा, GS 3 में, GS 4 में। इसी के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं आप लोग, और आप लोगों को BA में कौन कौन सा
जो सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं ये 12वीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतना बात आप लोगों को क्लियर है। जो 12वीं वाला स्टूडेंट दे सकता है 10 से 11, वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर होता है। एक सब्जेक्ट रहेगा, इसका 2 पेपर होगा। इसमें अंक की बात करें तो एक पेपर का 250 अंक और दोनों पेपर का 500 अंक होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें लिखना होता है। ठीक, इसके बाद में जो 2 पेपर इसमें होते हैं, 1 सेकेंड, हाँ अब बात करते हैं। ठीक, इसमें मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसमें लिखना होता है। इसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जिसमें अंक होता है 300 अंक और 3 आवर्स समय मिलता है। एक होता है इंडियन लैंग्वेज पेपर, वो भी 300 अंक का होता है, 3 घंटा इसमें भी आप लोगों को मिलता है। सिलेक्शन पेपर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही पेपर होते हैं। ऐसे का एक पेपर 250 अंक का 3 घंटा आप लोगों को एक पेपर करने के लिए मिलता है। जीएस में 4 पेपर होते हैं जो कि 250 अंक के होते हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जो कि यह एक सब्जेक्ट से होते हैं। ऑप्शनल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चूज करिएगा। मैंने ऑप्शनल के ऊपर एक वीडियो बनाया, इसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है और हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि मेरिट वाले पेपर में टोटल 1750 अंक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन से पेपर में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है पूछा जाता है। तो सबसे पहले एसए में आप लोगों को 250 अंक का पेपर करने को दिया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जीएस पेपर 1, इसमें इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है और इतिहास, यह इतिहास का ही भाग है। इतिहास, जियोग्राफी, सोसाइटी। ठीक, आप लोग यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक, जीएस 2 में कौन कौन सा, एक पॉलिटी पढ़ना होता है, गवर्नेंस, पॉलिटी के से ही कवर हो जाता है। इंटर रिलेशन, मतलब भारत का बाहरी संबंध कैसे हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट और देख लीजिए, 1 मिनट, अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर एक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अब बात करते हैं जीएस 3 में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा। इसमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों को, और यहाँ पर इकोनॉमिक, 1 सेकेंड, इकोनॉमिक मैं आप लोगों को अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है मैं बता दूंगा। इसके बाद एथिक्स में आ जाओ। एथिक्स का एक और ऑप्शनल का एक पेपर होता है, जिसमें एक पेपर आप लोगों को चुनना होता है जिसमें से 2 सब्जेक्ट 2 बार पूछा जाता है। इसका पेपर 2 बार होता है, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जीएस 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी पढ़ना होता है। 3 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल रिलेशन, ये सब पॉलिटी से कवर हो जाता है। जीएस 3 में बात करें, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये जियोग्राफी का एक पार्ट है। साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है यूपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं इतना डिटेल में बताया हूँ कि आप लोग घर से ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं आप लोग यह बुक ले लेंगे तो। जीएस 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं आप। ऑप्शनल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप लोग जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए बीए में। बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बीए में 3 मेजर सब्जेक्ट होता है, 1 माइनर सब्जेक्ट होता है। अगर आप लोग यहाँ से पूछेंगे तो जैसा कि आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। इसमें से आप लोग कोई भी 3 सब्जेक्ट मेजर में ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। माइनर में आप लोग हिंदी ले लीजिएगा, चाहे आप मेजर में भी हिंदी ले सकते हैं। ठीक, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को यूपीएससी के पेपर में रिलेट करते हुए हों,
तभी आप लोग इस पेपर को लीजिएगा, मतलब इस सब्जेक्ट को लीजिएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीए की, तो आप लोगों को यही सब्जेक्ट आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो यूपीएससी करना है तो सब ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक, अब अगर आप लोग बीए कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यूपीएससी बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करनी होती है हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी। स्टार्ट कहाँ से करें, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना होता है, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। देखो वहाँ पर एक सब्जेक्ट और बढ़ गया। देखो 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट में से किसी को आप ले सकते हैं। इसमें और अच्छे से समझा दिया हूँ। देखो, चाहे आप जियोग्राफी ले लो, चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लो, चाहे हिस्ट्री, चाहे इकोनॉमिक, चाहे सोशोलॉजी, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को सीधा अटैक करेंगे, मतलब आप लोगों का हेल्प करेंगे। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, तो जैसे कि आप सब लोग को मैं बता दूं, शुरुआत में आप लोगों को कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहले आप अपने माइंडसेट बनाएं कि हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है, इसमें वह कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सा पेपर होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वह सब आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद में इतना कंप्लीट कर चुके तो आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को, अगर आप सक्षम हैं जो कोचिंग लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गांव से हैं, वह सेल्फ स्टडी से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो 100% 100% आप लोगों का मैं हेल्प करूंगा। अभी मैं जल्दी से आप लोगों के लिए स्टार्ट कराऊंगा एनसीईआरटी पढ़ना। तो बस आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए और मेरा हेल्प आप लोगों को पूरे अच्छे से मिलेगा। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे मिस्टेक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट करता है, तभी इसको सिलेक्शन नहीं होता। कहता है मैं बहुत दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वह वही सब मिस्टेक करता है जो इसको पता ही नहीं होता है। तो कॉमन मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जो रोज़ पढ़ाई में गैप करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट एक दिन पढ़ता है, मान के चलिए यह एक स्टूडेंट है, ठीक, उसका 30 दिन का टारगेट इतना बड़ा है, वह पहले दिन तो खूब पढ़ा, ठीक, इसके बाद यहाँ पर नहीं पढ़ा, फिर खूब पढ़ा, देन इसके बाद 2 दिन गैप कर दिया, नहीं पढ़ा, तो इसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग कम पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। ठीक, बहुत सारे सोर्स से पढ़ना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे सोर्स को आपको नहीं अपनाना है, लेकिन एक सोर्स को बहुत बार अपनाना है। जैसे एक बुक लेंगे आप लोग इतिहास के लिए, तो सिर्फ एक ही बुक से पढ़ाई करिए, ना कि इतिहास के लिए एक बुक ये भी ले लें, 2 बुक ले लें, 3 बुक ले लें, तो आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, सेल्फ डाउट करना, अपने ऊपर डाउट मत करो कि मैं यह नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर मोटिवेशन पैदा करो कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह कर सकता हूँ, मेरा सिचुएशन कैसा भी हो मैं यूपीएससी कर सकता हूँ एंड आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ। तो ऐसा सोच आप लोगों को रखना चाहिए। सिर्फ सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप लोग सोच रहे हैं मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, तो आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो सोचने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप सोच रहे हैं तो इसी से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, यूपीएससी के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम एक एसएससी के जैसा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक, ये भी बहुत आसान पेपर होता है, बट इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की बुक पढ़ा जाता है और इसमें रट्टू तोता नहीं बना जाता है। इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आशा है आप लोगों को इतना वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें या नहीं, यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, साथ में यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ड्रीम आईएएस ऑफिसरों। तो स्वागत है एंड वेलकम, नमस्कार।